हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रो अप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट। और ये क्लास यूपी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी वीडियो और इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सज्जन शब्द में समास है, पूछा गया सज्जन शब्द में समास बताइए कौन सा समास हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं समास की। समास आया तो समास के पूछे अगर कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताइएगा। समास के भेद अगर पूछे तो 6 होते हैं भेद समास के। अगर पूछे प्रधानता के आधार पर भेद बताइए तो आप लोग बताएंगे 4। 4 कौन से होते हैं? प्रधानता के आधार पर, याद रखेंगे ये। प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं और अगर वैसे पूछे तो आप लोग 6 भेद बताइएगा। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? एक हो गया अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवचनीय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ये होते हैं 6 भेद। अगर पूछे प्रधानता के आधार पर कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से, इसमें हो जाते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुवचनीय समास। इसमें कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के ही पार्ट हैं। अब देख लेते हैं इसमें समास कौन सा हो जाएगा। सज्जन, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा सत धन जन। सत धन जन, सत धन जन। चलिए देखते हैं सत धन जन मतलब सत माने अच्छा, अच्छे या अच्छा बोल सकते हैं। अच्छे, जन माने लोग, अच्छे लोग। अब लोग की विशेषता बता रहा है, कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं। जब लोग की विशेषता बता रहा है तो वहां पे विशेष और विशेषण, लोग हो गया विशेष, अच्छे हो गया विशेषण, अच्छे क्या हो गया? विशेषण। अब जहाँ पे विशेष और विशेषण आ जाए वहां पे कौन सा समास होता है? विशेष आ गया, विशेषण भी आ गया। जहाँ पे विशेष विशेषण आ जाए वहां पे कर्मधारय समास होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब बात करने लगे कर्मधारय समास में अगर पूछे कौन सा पद प्रधान होता है तो आप लोग बताएंगे इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है इसमें कर्मधारय समास में। अगर पूछे द्वंद्व में अगर पूछे कौन सा इसमें प्रधान होता है तो आप लोग बताएंगे द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसे बनेगा इसमें, बताइए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है तो आप लोग बताएंगे दोनों पद। द्विगु में बात करें कौन सा पद प्रधान होता है तो द्विगु में आप लोग बताइए कौन सा होता है? द्विगु में होता है उत्तर पद प्रधान। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होते होंगे इसको। अब चलिए आप लोग कुछ शब्द में बताइए आप लोग कौन सा समास है। जैसे परनारी, एक हो गया परनारी। परनारी में बताइए समास कौन सा हो जाएगा? परनारी, एक परनारी हो गया। एक सप्ताह में बताइए, सप्ताह में बताइए समास। एक परलोक गमन में बताइए, परलोक गमन में बताइए। एक बताइए आप लोग दान पेटी में, दान पेटी में बताइए कौन सा समास हो जाएगा? दान पेटी होगा। एक और बताइए आप, विरहाकुल, विरहा आकुल। विरहाकुल में बताइए समास कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं विरहाकुल, विरह आकुल। इसमें बताइए समास कौन सा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनको। इसमें सिर्फ कहने को 25 क्वेश्चन है लेकिन इसकी व्याख्या से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इससे ऐसे आपके क्वेश्चन 25 और इंटू 4 कर लेंगे, 4 से 5, ये लगभग 120 125 क्वेश्चन होते हैं एक प्रैक्टिस सेट में। चलिए देखते हैं। पर नारी, पर नारी की बात कर लेते हैं। पर नारी मतलब पराई नारी। नारी की विशेषता बता रहा है, कैसी नारी है? पराई नारी, दूसरे की नारी। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। पर नारी में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। मतलब विशेषता बताया नारी की, पराई नारी। सप्ताह मतलब 7 दिनों का, 7 दिनों का समूह, इसको बोलते हैं। इसमें हो जाएगा द्विगु, पहला पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में। परलोक गमन माने मतलब हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो हम लोग परलोक को गमन, को आ रहा है तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। दान पेटी, दान पेटी का बताइए कौन सा हो जाएगा? अब कुछ लोग बोलेंगे कि दान पेटी का हो जाएगा दान की पेटी है। दान की खुद की पेटी थोड़ी होती है, दान के लिए पेटी होती है। दान के लिए, याद रखेंगे, दान की पेटी नहीं होती, दान के लिए पेटी है। तो इसमें हो जाएगा संप्रदान, के लिए आ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब बात करें बिरहाकुल में, एक और रह गया बिरहाकुल में, बताइए समास कौन सा हो जाएगा? बिरहाकुल में बात करें तो इसमें हो जाएगा विरह से आकुल, विरह से आकुल। तो इसमें हो जाएगा कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। अब बात करें क्रिया विशेषण शब्द आया तो क्रिया विशेषण जान लेते हैं क्या होता है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की भी विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए।
वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता होता है वो क्रिया विशेषण हो जाता है। तो क्रिया की विशेषता कैसे बजाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसमें क्रिया विशेषण का, देख लेते हैं। संजना तेज दौड़ती है, अंजना तेज दौड़ती है। यहाँ पे देखिए, दौड़ना एक क्रिया हो गई, दौड़ना होगी क्रिया, और तेज, तेज हो गया विशेषण। और क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसे दौड़ रही है, तेज, तेज दौड़ रही है ना, तो यही क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्रिया विशेषण क्या होता है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। आंसू अच्छे से खाना खाता है, मतलब खाना की विशेषता आ रही, कैसे खाना खाता है, अच्छे से, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये भी हो गया। तो देख लेते हैं क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो बात करें, क्रिया विशेषण होता है 4 प्रकार का। याद रखें, क्रिया विशेषण होता है 4 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं इसमें क्रिया विशेषण 4 प्रकार के। एक रीतवाचक क्रिया विशेषण हो गया, रीतवाचक हो गया, रीतवाचक हो गया। एक कालवाचक हो गया, इनको समझ लेंगे। कालवाचक हो गया। एक स्थानवाचक हो गया क्रिया विशेषण, स्थानवाचक हो गया। एक हो गया परिमाणवाचक। तो ये 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के। कौन कौन से हो गए, रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अब बात करें रीतवाचक में क्या आता है। रीतवाचक में आएगा कैसे, कैसे, कैसे का जवाब मिलेगा इसमें। कालवाचक में, कालवाचक में समय, समय आएगा इसमें, या कब, कब का जवाब मिलेगा। स्थानवाचक में कहाँ का बोध होगा, कहाँ, कहाँ का बोध होगा। परिमाण में कितना का आएगा, कितना आएगा इसमें, कितना। अब इनको देख लेते हैं कैसे ये आएगा इसमें। जैसे वह कैसे पास हुआ, मतलब पास होने का तरीका पूछा, रीतवाचक, ये हो गया रीतवाचक में, वह कैसे पास हुआ। अब समय की बात करें, कालवाचक की बात करें, वह कब गया, वह कब गया, मतलब समय की बात हो रही है, वो कब गया, ये इसमें हो गया। स्थानवाचक में वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, ये स्थानवाचक हो गए। कितना वाचक में, इसमें परिमाणवाचक में कितना का बोध होगा, वह कितना पैसा लाया, यानी एक विशेषता आ रही कितने पैसे की, कितना लाया, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। आप लोग समझ गए उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास से यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, पूछा गया इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। एक शीश है तत्सम, तत्सम शब्द। जीर्ण है तत्सम शब्द। केकड़ा है तत्सम शब्द, या खंडर है। तो बात कर लेते हैं तत्सम शब्द की पहले। तत्सम मतलब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा तत्दन सम। इसका अर्थ जान लेते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है, तत्दन सम। तत् मतलब जैसा, इसका मतलब होता है जैसा। सम मतलब संस्कृत। तो क्या हो गया, संस्कृत के जैसा, क्या हो गया, संस्कृत के जैसा। तो तत्सम शब्द कौन से हो गए, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो होते हैं तत्सम शब्द, और तद वो होते हैं वो हिंदी भाषा के शब्द। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें संस्कृत भाषा का शब्द है। बात करें शीश, शीश एक तद्भव है, शीश एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा शीर्ष, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, शीर्ष। शीश का हो जाएगा तत्सम शीश। अब बात करते हैं जीर्ण। जीर्ण शब्द अगर पूछे तो जीर्ण है एक तत्सम शब्द, जीर्ण एक तत्सम है। तो इसका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर 2। इसका अगर तद्भव पूछे तो क्या हो जाएगा, जीर्ण का तद्भव हो जाएगा जीना, जीना हो जाएगा तद्भव, तद्भव। अब बात करते हैं केकड़ा। केकड़ा शब्द क्या है, तो केकड़ा की बात कर लेते हैं हम लोग। केकड़ा भी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनेगा केकड़ा का, करकट। जैसे कड़ी का नहीं होता है करकटी, उसी प्रकार केकड़ा का करकट हो जाएगा तत्सम। अब बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथे ऑप्शन में क्या है, खंडर। खंडर एक तद्भव शब्द है, खंडर तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खंड ग्रह। अब अगर आप लोग सोच पा रहे हो खंडर का खंड ग्रह होगा तो ठीक है, खंड ग्रह ये हो जाएगा इसका तत्सम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछिए अगर तत्सम शब्द कौन सा है तो आप लोग बताइएगा। तत्सम शब्द है जीर्ण। जीर्ण एक तत्सम शब्द जिसका बनेगा तद्भव जीना। और बात कर लेते हैं शीश का तद्भव क्या हो जाएगा। शीश एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा शीर्ष। केकड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका बनेगा तत्सम करकट। खंडर, खंडर एक तद्भव शब्द है, इसका बनेगा तत्सम खंडग्रह। चलिए देखते हैं कुछ अन्य शब्दों में बताइए तत्सम शब्द। जैसे कर, करपट,
कर्पट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताइए। तिक्त, तिक्त का तद्भव बताइए आप लोग। प्रिय, प्रिय का तद्भव बताइए। चलिए देख लेते हैं इनको। करपट, करपट का तद्भव बनेगा कपड़ा। क्या बनेगा? कपड़ा। तिक्त का बनेगा तीता। क्या बनेगा? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, तीता। प्रिय, प्रिय का बनेगा तद्भव, प्रिय का बनेगा पिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ये सब तद्भव शब्द हैं। उधर वाले तत्सम थे, ये तद्भव है, ये तत्सम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी क्षीर, ऑप्शन नंबर सी अचरज, ऑप्शन नंबर डी अमृत। तो तद्भव की बात करें, तद्भव कौन से वो शब्द होते हैं? वो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, हिंदी भाषा के शब्द। देख लीजिए कौन सा इसमें हिंदी भाषा का शब्द है तद्भव। एक इसमें तद्भव होगा, बाकी बाकी इसमें हो जाएंगे तत्सम। अब बात करें ओष्ठ की। ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? ओष्ठ एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या बनेगा? इसका तद्भव बन जाएगा होंठ, होंठ बोल सकते हैं, होंठ, होंठ बनेगा इसका तद्भव। अगर होंठ होता तो ये ठीक होता। अब बात कर लेते हैं क्षीर। क्षीर एक तत्सम शब्द है। क्षीर क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम है क्षीर। क्षीर, इसका बनेगा खीर, खीर बनेगा इसका तद्भव। अब बात करें अचरज। अचरज शब्द पूछे तो क्या? अचरज शब्द एक तद्भव है। क्या है? तद्भव। ये तद्भव है अचरज। क्या है ये? तद्भव। देख लेंगे ये तद्भव है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका बनेगा तद्भव, इसका तद्भव अगर पूछे तो क्या बनेगा? इसका तद्भव बनेगा आश्चर्य। अचरज का बनेगा आश्चर्य, आश्चर्य बनेगा इसका तद्भव। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लीजिए, ये समझ गए होंगे। अमृत की बात करें, अमृत एक क्या? अमृत एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है अमृत। इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका तद्भव बनेगा अमृत का अमीय। क्या बनेगा? अमीय, अमीय, अमीय बनेगा इसका तद्भव। तो देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये तत्सम है। तो देखिए ओष्ठ, ओष्ठ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा ओष्ठ, होंठ बनेगा ओष्ठ का। क्षीर, क्षीर एक तत्सम शब्द है, इसका बनेगा खीर तद्भव। अचरज, अचरज शब्द एक तद्भव शब्द है और इसका बनेगा तत्सम, क्या बनेगा? आश्चर्य। तो चौथे का आंसर तो यही हो जाएगा। अमृत, अमृत एक तत्सम शब्द है, इसका बनेगा तद्भव अमीय। उम्मीद करता हूँ समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अफसोस किस भाषा का शब्द है? बताइए, अफसोस किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का है, फारसी का है, अरबी है या देशज है? तो बात कर लेते हैं अफसोस की। अफसोस किस भाषा का शब्द है? अफसोस एक फारसी भाषा का शब्द है। अब फारसी भाषा के और कौन कौन से शब्द होते हैं देख लेते हैं एक बार। फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द होते हैं जो आपको रोज बताते हैं? आराम, आराम हो गया। अब तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी हद तक याद हो गया। आराम हो गया, किनारा हो गया, किनारा, गिरफ्तार हो गया। ये फारसी भाषा के सारे शब्द हैं। गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। और कौन से हो गए? गिरफ्तार हो गया और नमक, नमक भी फारसी भाषा का शब्द है। नमक हो गया। दुकान, दुकान देख लिए, दुकान की बड़ी बर्तन आती है, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी आती है ना कि छोटी। दुकान हो गया। और कौन से दोगे? हफ्ता, हफ्ता भी फारसी भाषा का शब्द है, हफ्ता हो गया। जवान, जवान भी फारसी भाषा का शब्द है। तो कौन कौन से हो गए फारसी भाषा के शब्द एक बार देख लेते हैं। आराम हो गया फारसी भाषा का शब्द, किनारा हो गया, गिरफ्तार हो गया, नमक हो गया, दुकान हो गया, हफ्ता हो गया, जवान हो गया और अफसोस। तो ये सब फारसी भाषा के शब्द हो गए। अब बात करें पुर्तगाली भाषा के शब्द एक बार देख लेते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? इसमें गमला हो गया, गमला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। गमला हो गया, गोदाम हो गया, जितने भी लिख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। गोदाम हो गया, आलपिन हो गया, आलपिन भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, आलपिन हो गया। अलमारी हो गया, अलमारी काफी बार पूछा जा चुका है। अलमारी, आलू, गोभी, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब बात करें अरबी भाषा के शब्द कौन से होते हैं? अरबी भाषा के शब्द एक बार देख लेते हैं। अरबी भाषा के शब्द में क्या हो जाए? अदालत, अदालत अरबी भाषा का शब्द है। अदालत हो गया, हवालात हो गया, जब अदालत लगी इसके बाद हवालात हो गया, फिर हवालात के बाद मुकदमा, मुकदमा हो गया। इसके बाद मुआवजा आपको देना पड़ा, ऐसे याद रखेंगे, मुआवजा। तो ये हो गए अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के कौन से? अदालत हो गई, हवालात हो गया, मुकदमा हो गया, मुआवजा हो गया। देशज की बात करें, जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो वे देशज शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति का पता ना हो, जैसे उत्पत्ति का पता ना हो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे लोटा, अब ये लोटा एक देशज शब्द है। गड़बड़, गड़बड़,
गड़बड़ भी देश शब्द है, गड़बड़ हो गया। और जैसे हमने लिख दिया खटिया, खटिया भी देश शब्द है। तो जिसकी उत्पत्ति का पता ना हो, जो हम लोगों ने अपनी अपने तरीके से जिनका इजहार किया है, वो बोलते हैं देश शब्द। लोटा हो गया, गड़बड़ हो गया, जो हम अपने तरीके से बोलने लगे वो हो गए देश शब्द। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संस्कृत में, संस्कृत शब्द में बताइए उपसर्ग कौन सा है इसमें। सन है उपसर्ग, सम है उपसर्ग, सन है, इसमें हलंत लगा लेंगे इन दोनों में। अब बताइए आप लोग कौन सा इसमें है। सन है, सम है, हलंत वाला है सन, या हलंत वाला है सम। तो देख लेते हैं संस्कृत, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसको, समधन कृत, समधन कृत, समधन कृत। अब बात करें उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें कृत हो गया मूल शब्द, मूल शब्द हो गया कृत, और सम हो गया उपसर्ग। तो सम हो गया इसमें उपसर्ग, हलंत सही रहेगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम हो जाएगा, ना कि बगैर हलंत वाला नहीं होगा, इसमें हलंत सहित होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग। जिस प्रकार इसमें संस्कृत में हो गया, उसी प्रकार बताइए सम्मान, सम्मान में बताइए, सम्मान में बताइए क्या हो जाएगा। सम्मान में बताइए आप लोग उपसर्ग, जिस प्रकार संस्कृत में हो गया उसी प्रकार इसमें वही हो जाएगा सम उपसर्ग हलंत वाला। आप लोग बताइए सदाचार, सदाचार में बताइए आप लोग उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो इसमें तोड़ेंगे इसको, हो जाएगा सत धन आचार, सत धन आचार। आचार हो गया मूल शब्द, और आचार मूल शब्द हो गया, सत हो गया इसमें उपसर्ग। अब वैज्ञानिक शब्द में बताइए, वैज्ञानिक शब्द में, ये इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक शब्द में क्या क्या है, वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द बताइए और उपसर्ग बताइए, और इसमें प्रत्यय, इसमें दोनों है। वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय उपसर्ग दोनों चीज बताइए आप लोग। तो वैज्ञानिक को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, विज्ञान धन इक, विज्ञान धन इक। जब इक प्रत्यय लगता है तो वृद्ध हो जाती है पहले वाले अक्षर पर। तो ई आ रही थी, ई से बन जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, अय हो जाएगी। तो बात इसको तोड़ देते हैं। इसमें इक, इक क्या हो गया, इसमें इक हो गया प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं। इसे मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द की बात करें इसको और तोड़ देते हैं, बी धन ज्ञान धन इक, ये होगा इसका। इसको तोड़ेंगे तो इक हो गया इसमें प्रत्यय, ज्ञान हो गया मूल शब्द, क्या ज्ञान हो गया मूल शब्द, मूल शब्द हो गया ज्ञान, और वी, बी इसमें हो गया उपसर्ग। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप लोग बताइए अभियुक्त या अतियुक्त, अतियुक्त में बताइए। चलिए अतियुक्त में बताइए उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो अति धन युक्त, इसको तोड़ेंगे। अगर उपसर्ग आपको छाटना है तो उसको तोड़ दीजिएगा, संधि के रूप में तोड़ दीजिए, तो इसको हो जाएगा अति धन युक्त। तो इसमें अति हो जाएगा उपसर्ग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हवा, हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा गया एक हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समीकरण नहीं है, प्रकंपन नहीं है, हाटक नहीं है, या वात नहीं है। तो बात कर लेते हैं। हवा का पर्यायवाची समीकरण भी होता है, प्रकंपन भी होता है, और वात भी होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, हाटक। सातवें का आंसर नंबर हो जाएगा सी, हाटक। बात करें हाटक किसे कहते हैं, हाटक बोलते हैं सोने को, सोने को बोलते हैं। इसके क्या क्या पर्यायवाची हो गए, सोना हो गया, स्वर्ण हो गया, जातरूप हो गया, हेम हो गया, ये सब सोने के पर्यायवाची। हेम हो गया, कनक हो गया, ये सब हाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा हाटक नहीं है पर्यायवाची हवा का। बाद बाकी समीकरण भी है, प्रकंपन भी है, बात भी है। हाटक इसका सोने का है। सोने के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, सोना हो गया, स्वर्ण हो गया, जातरूप हो गया, हेम, और हेम हो गया, कनक हो गया। अब बात करें हवा, हवा के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं एक बार देख लेते हैं। हवा, हवा के एक बार पर्यायवाची देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। आप लोग बताइए अनिल, अनिल भी हवा का पर्यायवाची हो गया, अनिल हो गया। वायु, वायु भी हवा का पर्यायवाची हो गया, वायु। समीर या समीर भी बोल सकते हैं, समीर या समीर। प्रभात, प्रभात भी बोल सकते हैं। स्पर्शन, स्पर्श हवा करके नहीं गुजरती इसलिए स्पर्शन। मारुत, मारुत नंदन नहीं बोलते हनुमान जी को, उसी प्रकार मारुत भी हो जाएगा। एक हो गया मातरी विष, मातरी विष याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मातरी विष, मातरी विष। तो देख लीजिए हवा के कौन कौन से हो गए एक बार। अनल हो गया, वायु हो गया, समीर हो गया या समीर हो गया, प्रभात, स्पर्शन, मारुत, और मातृवश। मातृवश भी हवा का हो गया, और समीकरण भी हो गया, प्रकंपन हो गया, और बात हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
8। अभ्युदय शब्द में बताइए संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए कौन सा हो जाए, और उसमें संधि भी बताइए आप लोग। तो बात करें, पहले संधि विच्छेद आया तो बात कर लेते हैं, संधि का शब्द आया तो संधि की बात करें। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की संधि होती है। अगर पूछे तो बताइएगा 3 प्रकार की संधि होती है, कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की। एक हो गई स्वर संधि, एक हो गई व्यंजन संधि, एक हो गई विसर्ग संधि। और यहाँ से पूछिए अगर स्वर संधि का कौन से कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बताइए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन से हो गए, गुड़ हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है, गुड़ हो गया, दीर्घ हो गया, वृद्धि हो गया, एड़ हो गया, अयादि हो गया। ये सब 5 हो गए इसके स्वर संधि के। कौन कौन से हो गए, गुड़, दीर्घ, वृद्धि, अयादि और एड़, ये हो गए 5। अब बात करते हैं गुड़ संधि में क्या होता है। जहां पे भी आपको सिंगल मात्रा मिल जाए वहां पे गुड़ संधि होती है। सिंगल मात्रा में, ये वाली अगर सिंगल मात्रा मिल जाए वहां पे गुड़ होती है। दीर्घ में, इसमें बड़ी ई आ सकती है, बड़ा बड़ा आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है। यहाँ पे जहाँ पे बड़े आए, ई आए, बड़ी ऊ आए, बड़ा आ है, वहां पे दीर्घ संधि होती है। वृद्धि संधि में कौन होती है, जहाँ पे 2 मात्रा मिल जाए आपको। ये वाली में जहाँ पे मात्रा मिल जाए आपको वहां पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि और एड़ में क्या होता है। एड़ की पहले बात कर लेते हैं। एड़ में या वा और रा से पहले कोई आधा अक्षर मिलेगा, या वा और रा से पहले आधा अक्षर मिलेगा। और अयादि में क्या होता है, या वा और रा से पहले आपको कोई पूरा अक्षर मिलेगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी हो जाएगी। तो या से पहले आधा वा आ रहे हैं तो इसमें संधि तो होगी एड़, एड़ संधि होगी। इसको तोड़ते हैं तो उसका हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं। एड़ संधि का नियम क्या था, अगर कोई या वा रा से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो वो तो अक्षर पूरा हो जाएगा, ठीक है, और या गायब हो जाएगा। उसकी जगह पर जो आ रहा है, जो व्यंजन आ रहा है या उसकी जो स्वर आ रहा है उसकी मात्रा आ रही है उसको लिख लेंगे। तो इसमें देख लीजिए, भा को तो पूरा कर दीजिए और या को गायब कर लेंगे। अभी अभी हो जाएगा ना। और उदय, या तो गायब हो जाएगा और उदय हो जाएगा। या को परिवर्तन किसमें करते हैं, या को परिवर्तन करते हैं छोटी ई या बड़ी ई में। वो इसमें शब्द के अनुसार है, शुद्ध वर्तनी के अनुसार है, इसमें इसका फिट हो जाए, सही से फिट हो जाए। अगर ई की मात्रा से सही आ रहा है इसका उच्चारण, तो आप लोग ई बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा से अगर सही उच्चारण आ रहा है तो आप लोग छोटी बताएंगे। अब यहाँ पे लिख देते अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय। बड़ी अगर इसमें लिखते अभी प्लस उदय तो बताइए कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे छोटी ई हमने इसमें चढ़ाई है। तो जहाँ पे अगर सही से अर्थ लिखे उसी प्रकार आपको मात्रा लगानी है। अगर छोटी ई से निकल रहा है अर्थ सही से तो आप छोटी ई लगाएंगे, बड़ी ई से निकल रहा है तो बड़ी ई लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए कुछ अन्य शब्दों में इसी प्रकार से आप लोग संधि विच्छेद, इसी एयर संधि से रिलेटेड एक दो और बताइए। अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। अत्यधिक क्या क्या हो जाएगा, अति धन अधिक, अति धन अधिक। देख लीजिए, या आ रहा है, या से पहले आधा अक्षर आया तो उसको पूरा कर देंगे, ता को पूरा कर दिया, छोटी की मात्रा या को गायब कर दिया और अधिक, अधिक, अति धन अधिक हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य शब्दों में और बताइए। ये हो गया ऊर्जा, जैसे हमने लिखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा में बताइए संधि विच्छेद और संधि बताइए। इंपॉर्टेंट है। महेंद्र में बताइए, महेंद्र में संधि विच्छेद बताइए और संधि बताइए। महेंद्र हो गया, महेश हो गया, बताइए इनमें। चलिए देख लेते हैं। ऊर्जा को तोड़ेंगे तो क्या हो गया, भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, ये हो गया ऊर्जा का संधि विच्छेद। महेंद्र क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र संधि विच्छेद। महेश का क्या हो जाएगा, मह, महाधन ईश, माँ किसको बोलते हैं, महाधन ईश। तो देख लीजिए इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, क्या बताया था, जहाँ पे आपको बड़ी दीर्घ मिल जाए वहां पे कौन सी होती है, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, वहां पे कौन सी होती है, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे तो होगी दीर्घ संधि ऊर्जा में। और जहाँ पे आपको सिंगल मात्रा बताई थी वहां पे कौन बताई थी, सिंगल मात्रा ये दोनों मिल जाए वहां पे कौन सी बताई थी, वहां पे बताई आपको गुण संधि। तो इन दोनों में कौन सी संधि होगी, गुण संधि। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर का क्या है, शिक्षक, शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। इसमें पूछा गया इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, इस प्रकार, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो क्रिया की बात करें, क्रिया अगर आइए तो क्रिया को देख लेते हैं हम, क्रिया की पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं, रचना के दृष्टि से तो आप लोग बताएंगे 2। रचना के दृष्टि से अगर पूछे तो क्रिया के कितने भेद बताएंगे, 2। कौन से हो गए, एक अकर्मक हो गया, एक हो गया सकर्मक। सकर्मक, अकर्मक सकर्मक क्या होते हैं। अब अकर्मक सकर्मक को जान लेते हैं। सकर्मक मतलब सा मतलब के साथ, सकर्मक कर्म के सहित, जहाँ पे कर्म मिल जाए वहां पे, कर्म मिल जाए वहां पे होती है सकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म रहित हो वहां पे होती है अकर्मक क्रिया। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें।
तो यहाँ पे ये अकर्मक हो गई, अकर्मक में क्या आ जाएगा, इसमें कर्म ना हो जहाँ पे। तो देख लेते हैं इसको, जैसे सोना हो गया, रोना हो गया, ये इसी में आती है, सोना रोना, ये सब इसी में आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अकर्मक क्रिया का, वह रो रही है, वह रो रही है, वह रो रही है, सॉरी, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, वह रो रही है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि अकर्मक है या सकर्मक, क्रिया से पहले, यहाँ पे बात ध्यान रखिए, क्रिया से पहले आप लोग क्या शब्द लगा लेंगे। तो देख लीजिए इसमें क्रिया कहाँ पे है, रोना, रोना एक क्रिया, इसमें क्या लगा लेंगे, तो क्या इसमें आएगा, वह क्या रो रही है, बताइए क्या रो रही है, तो जवाब नहीं मिल रहा ना, तो जहाँ पे जवाब ना मिले वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। सोना, वह सो रही है, बताइए वो क्या सो रही है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बात करें नाम धातु क्रिया, आइए तो नाम धातु क्रिया को देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है इसमें, नाम धातु क्रिया क्या होती है बताइए आप लोग। नाम धातु क्रिया होती है, किससे बनती है ये भी बताइए आप लोग। संज्ञा से बनती है नाम धातु क्रिया, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, संज्ञा से बनती है नाम धातु क्रिया, सर्वनाम से बनती है, सर्वनाम से बनती है, और किससे बनती है, विशेषण से बनती है, विशेषण से। तो नाम धातु क्रिया किससे बनती है, से बनने वाली क्रिया जितनी भी होती हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब कैसे बनेंगी, जैसे हमने एक ले लिया बात, बात, बात से नाम धातु क्रिया बनाइए, बात से क्या बनेगी, नाम धातु क्रिया, बात से बनेगी बतियाना। यहाँ पे याना, याना मिल जाए वहां पे कौन सी होती है, नाम धातु क्रिया। बात हो गई, बात से बनेगी बतियाना। उसी प्रकार बताइए आप लोग, लात, लात से बताइए क्या बनेगा, इसमें बनेगा, लात से बनेगा लतियाना, लतियाना। जहाँ पे याना शब्द मिल जाए वहां पे नाम धातु क्रिया होती है। जैसे लात का हो गया लतियाना, जैसे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लात का हो गया लतियाना, हाथ का हो जाएगा हथियाना, और बात का हो गया बतायाना, और अगर पूछे लाठी का हो जाएगा लठियाना। ये सब हो गए नाम धातु क्रिया। यहाँ पे याना आ जाए वह नाम धातु क्रिया होती है। बात करें द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया जहाँ पे दो कर्म मिले, यहाँ पर दो कर्म मिल जाए वहाँ दो कर्मक क्रिया होती है। तो इसमें नाम धातु भी नहीं है, अकर्मक भी नहीं है। अब दो कर्मक की बात कर लेते हैं, कौन सी हो जाएगी, इसमें दो कर्म है क्या, देख लेते हैं। शिक्षक, शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें दो कर्म है क्या, देख लेते हैं इस वाक्य में। शिक्षक, ये तो हो गया कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, कर्ता हो गया। अब बात कर लेते हैं छात्र, क्या हो गया इसमें, तो छात्र कर्म हो गया, एक कर्म तो यहाँ पे ये मिल गया, छात्र एक कर्म हो गया। हिंदी, हिंदी भी एक कर्म हो गया। तो यहाँ पे दो कर्म आपको देखने को मिले, कौन कौन से, छात्र एक कर्म हो गया, हिंदी शब्द भी एक कर्म इसमें हो गया। छात्र, शिक्षक हिंदी को, छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, जहां पर दो कार्य किए जाएं, छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, छात्र भी आ गया हिंदी भी आ गया, तो यहाँ पे दो कर्म है, तो इसमें हो जाएगा दो कर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है, बताइए कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है। ऑप्शन नंबर 1, वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, वह मोहन आया सीता गई। तो आसन, आसन का मतलब क्या होता है, जो काम अभी अभी हुआ। आसन का मतलब जान लेते हैं, जो काम अभी अभी हुआ, अभी अभी हुआ हो। तो आसन वो होता है जो काम अभी अभी हुआ हो, आसन हो गया इसमें। अब बात कर लेते हैं काल आया, तो काल को देख लेते हैं हम लोग। आसन का अपने अर्थ जान लिया क्या होता है, काल आया, तो काल अगर पूछे काल के कितने भेद, काल के बताएंगे आप लोग 3 भेद। कौन सा, वर्तमान हो गया, एक भूत हो गया, एक भविष्य हो गया। पूछे वर्तमान के कितने भेद, तो आप लोग बताएंगे वर्तमान के होते हैं 5 भेद। अगर पूछे भूत, भूत के तो आप लोग बताएंगे 6, भविष्य के पूछे तो आप लोग बताएंगे 3। उम्मीद करता समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं इसमें, वह आया था मतलब क्रिया हो चुकी, आया था, ये हो गया पूर्णभूत। क्या हो गया, ये पूर्णभूत हो गया। तू आता तो मैं जाता, मतलब जहां पे कंडीशन लग जाए वहां पे हेतु हेतु होता है। याद रखेंगे, जहां पे कंडीशन आता है, अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता है, जहां पे कंडीशन लग जाए वहां पे हेतु हेतु होता है। तो यहाँ पे हो गया हेतु हेतु भूत, हेतु हेतु भूत, हेतु हेतु मद भूत, ऐसे बोल सकते हैं, हेतु हेतु मद भूत काल। तो ये भी नहीं पूछा है इसमें, इसमें पूछा गया आसन, आसन बताइए आसन भूत किसमें। आसन का मतलब जो काम अभी हुआ। मैंने आम खाया है, मतलब अभी अभी खाया, मैंने आम खाया है आ गया, तो ये हो गया आसन भूत का एग्जाम्पल। तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको समझेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। आसान भाषा में आपको समझाएंगे, मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं।
मतलब जो मन के भाव को प्रकट करे, और लेकिन उनका मनो को भाव को प्रकट करे, और वे अविकारी शब्द है, ठीक है, अविकारी शब्द है, लेकिन वाक्य में उनका कोई संबंध नहीं रहता स्वयं का। तो बताइए कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 विस्मयादि बोधक काव्य, अनुबंध बोधक काव्य, समुच्चय बोधक काव्य, या विकल्प बोधक काव्य। अब बात कर ले विकारी और अविकारी की बात कर लेते हैं हम लोग। विकारी शब्द, अविकारी शब्द आया है, इसकी बात कर लेते हैं पहले। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द क्या क्या होते हैं? अविकारी शब्द भी होते हैं जो लिंग, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, लिंग वचन कारक काल, लिंग वचन कारक काल, चार हो गए ना, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया। इनकी दृष्टि से, की दृष्टि से, दृष्टि से कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, इसे लिखेंगे, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें लिंग में भी ना परिवर्तन हो, वचन में भी ना परिवर्तन हो, कारक में भी ना परिवर्तन हो जिसका बदले ना, और काल भी जिसका ना बदले, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द कौन से? लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया। अब बात करें विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? यहाँ पे देख लेंगे विकारी शब्द एक बार कौन कौन से होते हैं, इनको भी जानना जरूरी है। विकारी शब्द, तब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। विकारी शब्द, विकारी शब्द की बात करें, विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द चार होते हैं, सिर्फ चार से बनते हैं मिलके। ये कौन कौन से होते हैं? चार से मिलके बनते हैं ये। कौन कौन से इसमें आ जाएंगे? एक हो जाएगा संज्ञा, यहाँ पे लिख लेंगे, चार से मिलके बनते हैं ये चार, सॉरी चल नहीं रहा ये चार। कौन कौन से चार हो गए? एक हो गया संज्ञा शब्द, संज्ञा से मिलकर बनता है विकारी शब्द संज्ञा। एक हो गया सर्वनाम, सर्वनाम से मिलकर बनता है विकारी। और संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, एक विशेषण, विशेषण से मिलकर बनता है विकारी शब्द। और एक क्रिया, इन चार से मिलकर बनता है विकारी शब्द। और हमेशा एक बात याद रखेंगे आप लोग कि विकारी शब्द का लिंग चेंज होगा, ठीक है, आप, और लिंग चेंज होगा, वचन चेंज होगा, इन्हीं का सब कुछ चेंज होगा, लिंग वचन काल इनका चेंज होगा, कारक भी इनका चेंज होगा विकारी शब्दों का। अविकारी शब्दों का ना तो लिंग चेंज होगा, ना तो वचन चेंज होगा, ना तो काल चेंज होगा, और ना ही कारक चेंज होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको बता दी थी। अब इसकी बात करते हैं, मन को भाव को जो प्रकट करे, वे अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जैसे मन के भाव का क्या मतलब? ओ आ गया ना, ओ कितना सुंदर दृश्य है, ये मन का भाव है ना, एक आ गया ओ कितना सुंदर दृश्य है। बात करें और मन के भाव कौन से हो गए? और अरे, अरे क्या हुआ, ये भी मन का एक भाव है, अरे क्या हुआ, ओ कितना सुंदर दृश्य है, हे, ये भी सब मन के भाव में आएगी, हे, छी छी, ये मन का भाव है, छी छी कितना गंदा काम हो रहा है, छी छी, ये सब मतलब आगे विस्मयादि बोधक ये अव्यय होते हैं, जो मन कोई भाव को दर्शाते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मिश्र वाक्य, इसमें बताइए कौन सा है मिश्र वाक्य, बताइए। वाक्य यहाँ पे आए तो वाक्य की बात कर लेते हैं। अगर पूछे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से। अगर पूछे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर अगर पूछे, अर्थ के आधार पर पूछे तो आप लोग बताएं, अर्थ के आधार पर होते हैं 8। रचना की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के, सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्र हो गया, ये हो गए रचना की दृष्टि से 3 प्रकार। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, सूरज उगने पर कुआसा फट गया, ये हो जाएगा क्या? मिश्र वाक्य। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, या सी उसका सब कुछ हो गया, या तुमने उसका घर लुटा दिया। इसमें बताइए कौन सा मिश्र वाक्य है? तो बात कर लें इसमें मिश्र वाक्य की, तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, उसके पास जो कुछ था वो सब खो गया, ये मिश्र वाक्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वर्तनी शब्द। इसमें पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ऋतु, तिलांजलि, अधीन, या विरहिणी। तो बात करें इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऋतु। ऋतु शब्द एक गलत है, ऋतु ऐसे लिखा जाता है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा आती है, ऋतु। तिलांजलि शब्द भी गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? इसकी शुद्ध वर्तनी होगी, इसमें छोटी छोटी मात्रा आएगी, तिलांजल, इसको ऐसे लिखेंगे तिलांजल। ये भी, ये देखिए इसकी शुद्ध वर्तनी ये तिलांजल की। अधीन, अधीन आपको दे देगा ऐसे लिख के, सॉरी, अधीन की वर्तनी आपको दे देगा आधीन, आधीन ये दे देगा कि बताइए आप लोग ये शुद्ध है या गलत है? बड़ा आ दे देगा इसमें, जो कि ये गलत है, आधीन में आएगा छोटा आ। तो ये भी, ये ठीक हो गई।
आधीन की ये वर्तनी गलत है, याद रखेंगे, बड़ा आ नहीं आएगा, आधीन नहीं होता अधीन होता है, अधीन आधीन नहीं होता अधीन होता है छोटा। बिरहेड़ी की बात करें, बिरहेड़ी भी एकदम ठीक शब्द है। बिरहेड़ी आपको गलत कैसे देगा वाक्य में, शब्द अगर पूछेगा तो बिरहेड़ी आपको दे देगा इसमें ऐसे इस प्रकार से लिख के देगा बिरहेड़ी शब्द, इसे बताएगा ये बिरहेड़ी शब्द आपको ये दे देगा कि ये शुद्ध है या गलत है। तो आप लोग इसको गलत बता देंगे, और आधीन शब्द भी ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे, ये भी गलत है, बिरहेड़ी ऐसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए इसमें दो सही है, एक हो गया आधीन और हो गया एक बिरहेड़ी, तो हो जाएगा दूसरा और चौथा इसमें सही हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। अब शुद्ध वर्तनी की बात है, ये तो कुछ शब्दों को आप लोग बता देंगे। शुद्ध वर्तनी जैसे लिख दिया हमने पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान शब्द बताइए सही है या गलत है। श्लिष्ट, संश्लिष्ट, सॉरी संश्लिष्ट शब्द बताइए सही है या गलत है। इन दोनों को आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए आप लोग। चलिए बात करें पुनरुत्थान, एकदम गलत शब्द है ये, पुनरुत्थान ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसमें छोटी ऊ की मात्रा आती है रा के ऊपर, ये देखिए जहाँ पे ऐसी मात्रा मिल जाए ये वाली, ये बड़ी ऊ होती है, यहाँ पे एक तरीके की गुंडी ऐसी नहीं आ रही है, ये जहाँ पे मिल जाए वो होती है बड़ी ऊ की, तो इसमें आएगी छोटे ऊ की, छोटे ऊ की कौन सी, ये होती है पुनरुत्थान। अब ये सब ठीक है पुनरुत्थान। संश्लिष्ट की बात करें, संश्लिष्ट शब्द एकदम गलत लिखा हुआ है, संश्लिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे सा आएगा तब होगा। संश्लिष्ट शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, संश्लिष्ट लिखा जाता है ऐसे। संश्लिष्ट शब्द की ये शुद्ध वर्तनी है, और आपको गलत में कैसे देगा, यहाँ पे सा सीटी वाला सा बना के दे देगा, जिसमें पेट फटता है ये वाला नहीं देगा, यहाँ पे सीटी वाला देगा आपको दे देगा। तो आप लोग समझ गए हुए पुनरुत्थान कैसे लिखा जाता है और श्लिष्ट कैसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मिंजुल मन किसकी रचना है, मिंजुल मन किसकी रचना है, मृदुला गर्ग की है, चित्रा मुद्गल की है, नासिरा शर्मा की है, ममता कालिया की है। तो बात करें मिंजुल मन किसकी रचना हो गई, मिंजुल वन हो गई, और कौन सी हो गई इनकी, और कौन सी रचना होती है, मिंजुल वन हो गई, कट गुलाब, कट गुलाब हो गई इन्हीं की, चित्त कोबरा हो गई इन्हीं की। ये लेखिकाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, यूपी कांस्टेबल में, यूपी पेट में, या जहाँ पे भी हिंदी आती है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। चित्त गुलाब हो गया, चित्त कोबरा हो गया, कट गुलाब हो गया, ये किसकी रचना हो गई, मिंजुल मन, कट गुलाब, चित्त कोबरा, ये हो गई मृदुला गर्ग की, मृदुला गर्ग की हो गई ये रचना है। बात करें कट गुलाब के लिए, इनको ब्याज सम्मान मिला हुआ है, कट गुलाब को के लिए आप इनको ब्याज सम्मान मिला हुआ है, मृदुला गर्ग को ब्याज सम्मान मिला हुआ है कट गुलाब के लिए। और पूछा कब मिला मिला ये ब्याज सम्मान, तो आप लोग बताएंगे 2004 में, 2004 में ब्याज सम्मान मिला मृदुला गर्ग को, कौन सी कृति के लिए, कट गुलाब को, याद रखेंगे, कट गुलाब के लिए मृदुला गर्ग को मिला इसमें ब्याज सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का वी। अब बात करें चित्रा मुद्गल, चित्रा मुद्गल की कौन कौन सी रचना होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इनकी होगी पोस्ट बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। आप लोग नाला सुपारा भी याद रखेंगे तब भी याद रखे आएगा, नाला सुपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर नाला सुपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, चित्रा मुद्गल की होगी। और इनकी एक और होगी आवा, इसके लिए इनको ब्याज सम्मान मिला हुआ आवा, आवा के लिए इनको ब्याज सम्मान मिला हुआ, कब मिला है ब्याज सम्मान आवा के लिए, तो ब्याज सम्मान आवा की आवाकृत के लिए कब मिला है इनको, 2003, 2003 में इनको मिला है ब्याज सम्मान मृदुला गर्ग को, याद रखेंगे। ब्याज सम्मान आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार साहित्य सम्मान भी पढ़ लेंगे। बात नासिरा शर्मा, ये इंपॉर्टेंट लेखिका, इनकी एक कृति है, रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी होगी, कागज की नाव। ये लेटेस्ट इनको ब्याज सम्मान मिला हुआ था, अभी ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कागज की नाव, कागज की नाव के लिए इनको ब्याज सम्मान मिला हुआ है, कागज की नाव के लिए ब्याज सम्मान मिला है। अगर पूछे ये बताइए आप लोग कब मिला है इनको कागज की नाव के लिए ब्याज सम्मान, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को कब ब्याज सम्मान मिला है, तो इनको मिला है ब्याज सम्मान, कब मिला है यहाँ पे बता देते हैं आपको। चलिए ब्याज सम्मान कब मिला हुआ है, 2019 में, ब्याज सम्मान नासिरा शर्मा को कब मिला हुआ है, 2019 में। ये लेटेस्ट है इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है ये, और लेखिका भी है, महिला लेखिका है, इसलिए आपको इनको याद रखना है। नासिर शर्मा कागज की नाव ब्याज सम्मान 2019 में। बात करें ममता कालिया, एक इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, कौन सी होगी, दुक्कम सुक्खम, कौन सी होगी, दुक्खम और सुक्खम, दुक्कम सुक्खम, ये किसकी रचना हो गई, ममता कालिया की, याद रखें ममता कालिया की दुक्कम सुक्खम।
और एक और रचना याद आ रही, जादू का कालीन। जादू का कालीन भी चित्रा इसकी है, मृदुला गर्ग जी की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में। 15 नंबर, रांगड़ी कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी भाषा कहाँ पे बोली जाती है बताइए आप लोग? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या हरियाणा में? तो बात करें रांगड़ी की, ये रांगड़ी है हरियाणा में। ये बनलाइर क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। रांगड़ी हरियाणा में बोली जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बड़माला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग है बताइए? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे पुल्लिंग नहीं, आप लोग लिख देंगे स्त्रीलिंग। सॉरी सॉरी सॉरी, याद रखेंगे यहाँ पे सही है। बड़माला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पे ये बोलना चाहता है। यहाँ से आपको स्त्रीलिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं लगा लेंगे तो इसका मतलब हो ही जाएगा आपको स्त्रीलिंग। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बात करें ऑप्शन नंबर 1, आ और फा, अणा और टा, जा और आ, ई और वड़ी। तो बात कर लें स्त्रीलिंग शब्द कौन, स्त्रीलिंग अक्षर कौन कौन से होते हैं वर्णमाला में? पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्णमाला की बात कर लेते हैं। वर्णमाला की बात करें, इसमें बताइए आप लोग संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन तो काफी लोगों को पता होंगे, लेकिन संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं आज हम। संयुक्त स्वर की संख्या वर्णमाला में बताइए कितनी होती है? फिर इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका अगर पोस्टमार्टम कर लेते हैं तो आप लोग बताएंगे 4 होते हैं संयुक्त स्वर। कौन से होते हैं? ए होता है, बड़ी ए होता है, ओ होता है और बड़ा ओ होता है। ये संयुक्त स्वर होते हैं 4 वर्णमाला में। और संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। जब संयुक्त की बात चल रही है तो एक बार संयुक्त वाला ये भी देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन 4? यहाँ पे देख लेते हैं। जो छत्र गया ये वाले नहीं होते, त्रा हो गया, गया हो गया, ये सब 4 हो गए। छत्र गया ये सब हो गए 4। ये किससे मिलके बनते हैं आप लोग बताइए? छत्र ज्ञा ये होते हैं जो, ये सब किसके मिलते बनते हुए आप लोग बताइएगा? ये हो गए 4 संयुक्त व्यंजन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें और क्या हो सकता है वर्णमाला से? यहाँ से पूछेगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भाषा की, ये हैरान करने वाले क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। और यहाँ पे पूछ लेगा आपको, आज के बाद आप लोग नहीं बोलेंगे और आपसे पूछ लेगा भाषा की सबसे सबसे छोटी सार्थक इकाई। यहाँ से पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई बताइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहना क्या चाहता है, ये देख लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर पूछे सबसे छोटी इकाई और सबसे छोटी सार्थक इकाई, इन दोनों में अर्थ क्या बोलते हैं डिफरेंस है। तो अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आप लोग बताएंगे वर्ण, वर्ण या ध्वनि। इसको ध्वनि बोलते हैं या ध्वनि। ये होती भाषा की सबसे छोटी इकाई। कौन सी होती? वर्ण या ध्वनि। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है भाषा की? अगर पूछे सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, इसका इसका हो जाएगा शब्द। शब्द का एक अर्थ हो सकता है, बड़ का कोई अर्थ थोड़ी होगा। बड़ जैसे लिख दिया अड़ा, इसका क्या अर्थ है बताइए आप लोग? तो यहाँ पे याद रखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप लोग बताएंगे वर्ण या ध्वनि। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक छोटी इकाई, तो आप लोग बताएंगे शब्द। उम्मीद करता हूँ समझ गए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इससे पूछना चाहता है कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग बड़माला में 3 ही है, 3 शब्द है स्त्रीलिंग। 3 है, कौन कौन से वो 3 है देख लेते हैं उनको एक बार। दोनों ई हो गई, दोनों ई हो गई और ऋषि हो गया, ये सब हो गई। ये 3 हो गए स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ई और बड़ी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर किल किलकित किलकित कौन सा शब्द है बताइए? व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है, विदेशज है या देशज है? तो बात करें किलकित, किलकित किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग बताएंगे किलकित है किसका है? विदेशज भाषा का शब्द। सॉरी, किलकित आप लोग बताएंगे ये तत्सम भाषा का शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विदेश की बात करें, जो विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी की भाषा के शब्द कौन से हो जाए? जापानी है, पुर्तगाली है, अरबी है, ये फारसी, ये हो गए विदेशी शब्द। जैसे कौन सा रिक्शा हो गया, जापानी में रिक्शा आएगा। और जूडो आएगा, सुनामी आएगा, ये जापानी भाषा के विदेश शब्द होते हैं। बात करें देश शब्द कौन सा होता है जिनका अर्थ ना पता हो आपको, इसकी उत्पत्ति का अर्थ ना पता हो, वो देश कहलाए। लोटा है, गड़बड़ है, खटिया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याचना, याचना शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 याचना ही रहेगा, बहुवचन बनेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी
याचनाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याचना होगा या याचनीय हो जाएगा। बात करें याचना का बहुवचन बात करने क्या होगा, तो याचना का हो जाएगा, याचना ही रहेगा। कुछ लोग सोच रहे याचनाएं हो जाएगा, गलत है, याचना भी गलत है, याचनीय होगा, याचनीय भी गलत हो जाएगा। तो याचना का बहुवचन नहीं बनेगा, याचना का ही याचना ही रहेगा बहुवचन। बात कर लेते हैं ये याचना क्या है। याचना एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। याचना क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे किनका नहीं बनता, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, जैसे प्रेम हो गया। अब प्रेम का क्या, प्रेमो कर दोगे, नहीं कर सकते ना आप लोग। दर्द, दर्द का दर्दो कर दोगे क्या, इनका बहुवचन नहीं बनता है। घृणा, घृणा हो गया, भाववाचक संज्ञा कुछ है इंपॉर्टेंट, उनको आपको लोग बता रहे हैं। क्षमा, क्षमा का क्या कर देंगे, क्षमाओ। आशा, आशा का भी बहुवचन नहीं बनेगा। निराशा, जिस उसी प्रकार निराशा, निराशा का भी बहुवचन नहीं बनेगा, निराशा हो गया। और याचना, उसी प्रकार याचना हो गई। दया, इस पर दया करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बता दिया, भाववाचक संज्ञा जिनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे प्रेम हो गया, दर्द का भी नहीं बनेगा, घृणा का भी नहीं बनेगा, क्षमा का बहुवचन नहीं बनेगा, आशा की भी नहीं बनेगा, निराशा का भी नहीं बनेगा, याचना का ही नहीं बनेगा, और दया का भी नहीं बनेगा। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याचना का हो जाएगा याचना ही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई आपसे मिलने आया, रेखांकित भाग में बताइए सर्वनाम। अब इसमें रेखांकित आप लोग बोलेंगे है ही नहीं, तो कर लेते हैं उसमें क्या। कोई, कोई शब्द इसमें रेखांकित है, इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो सर्वनाम आया, तो सर्वनाम की बात कर लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, अगर पूछे सर्वनाम की संख्या बताइए तो आप लोग बताएंगे 11, 11। तो देख लेते हैं संबंधवाचक में क्या होता है। संबंध में आएगा जो सो, संबंध दिखाएगा जो सो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो सो वो, ये सब इसी में आएंगे। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, कोई आएगा, कुछ आएगा, ये सब अनिश्चयवाचक। निजवाचक में क्या आएगा, स्वयं आएगा, खुद की बात होगी, आप, मैं आप ही काम करूंगी, मैं आप ही झाड़ू लगाऊंगी, मैं खुद ही खाना बनाऊंगी, मैं स्वयं ही बर्तन मांजूंगी। और प्रश्नवाचक में क्या आएगा, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो देख लेते हैं इसमें कोई, कोई को अंडरलाइन कर रखा है इसमें, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, पवित्र शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए। पवित्रता का विशेषण क्या होगा, पवित्र, पाक, पवित्रात्मा या पवित्रतम। तो इसमें बात करें पवित्रता की, बात करें पवित्रता क्या है, पवित्र एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है पवित्रता। तो इसका विशेषण बनाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पवित्र। अब विशेषण की बात करें, कैसी पहचान बताई थी आपको, विशेषण की पहचान के लिए आपको बताएगा शब्द के पहले, शब्द के बाद आपको लगाना है व्यक्ति। तो यहाँ लगा लेंगे पवित्र व्यक्ति। देख लेते हैं ये विशेषण है या नहीं, चेक कर लेते हैं। पवित्र व्यक्ति या पवित्र स्त्री भी लगा सकते हैं आप लोग, पवित्र स्त्री। यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कैसा व्यक्ति पवित्र है, तो ये हो जाएगा विशेषण। ना कि पाक भी नहीं होगा विशेषण पवित्रता का, पवित्रता भी नहीं होगा, पवित्रतम भी नहीं होगा। अब बताइए आप लोग कुछ शब्दों का विशेषण बताइए आप लोग कैसे बनेगा। जैसे शरीर हमने लिख दिया, शरीर का विशेषण बताइए क्या होगा, शरीर, शरीर का बताइए विशेषण क्या होगा, शरीर हो गया। उसी प्रकार निशा, निशा का बताइए आप लोग विशेषण क्या होगा। उसी प्रकार प्रणीय, प्रणीय का बताइए आप लोग। तो बात करें शरीर का हो जाएगा शारीरिक, शारीरिक विशेषण बनेगा शरीर का। निशा का बनेगा निषीद, ये इंपॉर्टेंट है निशा वाला, निशा का बनेगा निषीद। और प्रणीय का हो जाएगा प्रणीय, फिर एन नहीं। तो याद रखेंगे शरीर का शरीर, निषेध का निषेध, प्रणीय का प्रणीय हो जाएगा। बात करें विशेषण, विशेष शब्द आया तो बात कर लें विशेषण कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। याद रखेंगे हम लोग, विशेषण के 4 भेद होते हैं। और उनको पहचान कैसे करते हैं, उस शब्द के बाद में हम लोग व्यक्ति लगा लेते हैं कि विशेषण है कि नहीं है। उससे अगर जवाब मिल रहा है तो आप लोग बता लेंगे कि विशेषण है या नहीं। बात करें खराद पर चढ़ना, अगला क्वेश्चन, खराद पर चढ़ना का अर्थ क्या उनसा इसमें पूछा गया। खराद पर चढ़ना का अर्थ है जांच में आना, कथनी में पड़ना, शत्रु के सामने आना या सच्चाई का सामना करना। तो बात कर लेते हैं खराद पर चढ़ना का अर्थ होता है कि जांच में आना, कि आज तो आंसू भी खराद पर चढ़ गया, आंसू भी खराद पर चढ़ गया, मतलब आंसू भी जांच में आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया संगम। जो संगम शब्द दे रखा है आपको, उसमें बताइए किस प्रकार की अशुद्धि है। रेफ, रेफ रूप की अशुद्धि है क्या, अनुस्वार की अशुद्धि है, नुक्ता की अशुद्धि है, या अनुनासिक की अशुद्धि है।
तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की रेफ रूप क्या होता है। ये रा का रूप होता है, एक रा का एक प्रकार है, रा का एक प्रकार है रेफ रूप, रा का एक प्रकार है रेफ रूप। रेफ रूप का ये होती है मात्रा जो ऊपर चढ़ती है, और ये रेफ रूप होता है जो आदि मात्रा होती है। रा का ये आधा रूप है, रेफ जैसे कर्म हो गया, धर्म हो गया, ये सब ऊपर चढ़ती है, रेफ रूप हो गया। नुक्ता की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। नुक्ता, नुक्ता जैसे हमने लिख दिया हमने कागज, ये यहाँ पे लगता है कागज, का के नीचे लगता है, गा पे भी आता है, ये जो नीचे बिंदी होती है ना, जा पे भी आता है, फा पे भी आता है, ये सब नुक्ता हो गए। कौन कौन से हो गए, जो नीचे बिंदी आती है इसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। नुक्ता के बारे में किसने बताया था, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था नुक्ता के बारे में। अब बात करें इसमें कौन सी अशुद्धि है, इसमें है अनुनासिक की अशुद्धि है, अनुनासिक की अशुद्धि है संगम शब्द में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ और देख लेते हैं शब्द एक बार। शुद्ध वर्तनी वाला है तो शुद्ध वर्तनी आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और। चलिए बताइए आप लोग। एसड़ा, एसड़ा शब्द बताइए आप लोग। एसड़ा, एसड़ा शब्द की शुद्ध वर्तनी ये ठीक है, एसड़ा हो गया, एसड़ा हो गया। और आप लोग बताइए लघुत्तर, लघुत्तर शब्द क्या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, लघुत्तर शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। दुरात्मा शब्द बताइए आप लोग, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, या दुरावस्था, दुरावस्था लिख लेंगे यहाँ पे। दुरावस्था शब्द बताइए आप लोग, सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। दुरावस्था मतलब बुरी अवस्था। तो एसड़ा भी गलत लिखा हुआ है, लघुत्तर भी गलत लिखा हुआ है, दुरात्मा भी गलत लिखा हुआ है, ये सब गलत लिखे हैं। एसड़ा की शुद्ध वर्तनी होगी एसड़ा, इसमें मात्रा नहीं आएगी। लघुत्तर में छोटा ऊ आता है ना कि बड़ा ऊ आता है। दुरावस्था में दुर्वस्था होती है ना कि दुरावस्था होती है, दुर्वस्था, दुर्वस्था। तो देख लेंगे यहाँ पे दुर्वस्था, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पे ए की मात्रा नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताइए मात्रा के आधार पर स्वर कितने, एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का। तो मात्रा के आधार पर पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइए कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, एक होता है अश्व स्वर, अश्व स्वर हो गया, एक हो गया दीर्घ स्वर, एक हो गया प्लुत स्वर। कौन से, प्लुत स्वर। तो ये हो गए मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के हो गए स्वर। कौन से हो गए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं हर्ष, दीर्घ और रस्व में। तो हर्ष स्वर में पूछ लेता है डायरेक्ट कितने स्वर आते हैं, हर्ष स्वर में आते हैं 4, दीर्घ में पूछ लेगा कितने आएंगे 7, टोटल 11 हो गए ना। तो हर्ष स्वर में पूछ ले तो बताएंगे 4, 4 कौन से होंगे हर्ष स्वर में, ई आ हो गया, छोटी ई, हासा मतलब होता है मतलब छोटा, जो छोटा रूप हो, ई हो गया, ऊ हो गया, और ऋषि, ऋषि भी इसी में आ जाएगा। तो 4 रूप ये हो गए। हर्ष स्वर में कौन सा आएगा, ई आएगा, आ आएगा छोटा, छोटा जिसमें जितने भी छोटे वाले हैं वो उसमें आएंगे, 7 बाद बाकी इसी में आ जाएंगे। तो बात करें प्लुत में, जो जिसको बोलने में बड़ा झड़ा आवाज है, बड़ी आवाज, जैसे लिख दिया राम, राम, इसका खिंचाव, रा का खिंचाव हो रहा है, राम, रा बार बार आ रहा है ना, सोम, सोम, सोम। देख लीजिए ये उसके प्लुत में ये सब आ जाएंगे, सोम, राम, और ओम लिख दिया हमने, ओम, ओम। यहाँ पे कोई शब्द खिंचे लगातार, इसकी आवाज लगातार बढ़ती जाए, सोम, जैसे ओ की मात्रा बढ़ती जा रही है, वहां पे ये प्लुप्त होते हैं। तो हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4, दीर्घ होते हैं 7, और प्लुत में इसमें वृद्धि होती जाए जिसको बोलने में। तो 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। अब बात कर लेते हैं स्वर, स्वर की बात है तो स्वर की बात कर लेते हैं हम लोग। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछे लिखने के आधार पर बताइए स्वर कितने होते हैं, लिखने के आधार पर स्वर। और यहाँ पे बताइए आप लोग बोलने के आधार पर, एक यहाँ पे बताइए बोलने के आधार पर स्वर। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखने के आधार पर पूछे तो आप लोग बताएंगे 11, 11 स्वर होते हैं लिखने के आधार पर। बोलने के आधार पर बताइए आप लोग तो बताएंगे 10, क्योंकि ऋषि, ऋषि इसमें काउंट नहीं होगा। बोलने के आधार पर री की आवाज दे रहे मतलब रा तो व्यंजन में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछेगा, मैथिली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी से विकसित हुई है, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें मैथिली होगी, एक मैथिली होगी, एक मगही होगी, मगही, मगही, एक होगी भोजपुरी, भोजपुरी।
तो मगही, भोजपुरी और मैथिली ये किस भाषा की बोली है? ये तो बात करें, ये बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। और बिहारी हिंदी किससे विकसित हुई है? बिहारी हिंदी हुई है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। याद रखिए, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो मैथिली भी इसी में आ जाएगी, मागधी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 का। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियां, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यहाँ पे हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे भोजपुरी। याद रखेंगे। यहाँ पे बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हुई है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो बात करें पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? इसकी एक ट्रिक है, इसमें 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? ए हो गया, बी हो गया, सी। याद रखेंगे आप लोग। ये पूर्वी हिंदी में कौन से अगर पूछे तो ए बी सी याद रखेंगे। ऐसे कौन सी होगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी C4। तो अर्धमागधी से कौन सी पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? अवमादी अपभ्रंश से 3 बोलियां कौन सी आती है इसमें? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। बात करें सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? 5, 5 बोलियां आती है इसमें। 5 बोलियां कौन कौन सी होगी? एक ब्रज होगी, ब्रज होगी, ब्रज भाषा। कन्नौजी हो गई, कन्नौजी हो गई। बुंदेली हो गई, 3 हो गई। खड़ी बोली, इसको कोरवी बोलते हैं, खड़ी बोली या कोरवी, और या बांगरू, इसको हरियाणवी बोलते हैं, बांगरू या हरियाणवी। तो 5 हो गई पश्चिमी हिंदी की। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या कोरवी, बांगरू या हरियाणवी। तो सौसनी उपवंश से पश्चिमी हिंदी, इसमें 5 बोलियां। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जो ना, इसमें पूछा गया सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल इनका उपनाम है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, बताइए धूमिल किसका नाम है? तो आप दे देगा ऑप्शन में सुदामा पांडे धूमिल। तो आप लोग सुदामा पांडे धूमिल को टिक कर देंगे। धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल का नाम है। को उनकी किस कृति को के लिए वर्ष 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए इसमें। सुदामा पांडे धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1979 में दिया गया इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उनको बताइए किस कृति के लिए मिला? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का जिंदगी नामा या कल सुनना मुझे। तो बात करें इनको किस कृति के मिला है 1979 में? इनको मिला है साहित्य अकादमी 1979 में कल सुनना मुझे। एक इनकी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी धूमिल जी की है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये भी धूमिल जी की है। और सुदामा पांडे का जिंदगी नामा, ये भी धूमिल जी की है। अब बात करते हैं 1979 हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब बताइए 1980 में बताइए आप लोग। 1980 में किसने मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1983 में बताइए किसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1984 में बताइए किसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? बात कर लेते हैं यहाँ पे साहित्य अकादमी किन किन को मिला है 1980 में। कृष्णा सोबती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कृष्णा सोबती जी को मिला है। ये लेखिका है, कुछ एक लेखिकाएं हैं जो हिंदी में अति महत्वपूर्ण है, जो कृष्णा सोबती को मिला हुआ है 1980 में। 1983 में किसको मिला हुआ है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिला हुआ है 1983 में। 1984 में किसे मिला हुआ है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। याद रखेंगे। पांडे जी को 1979 में किसको मिला है? कल सुनना मुझे। और 1980 में कृष्णा सोबती जी को, 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, 1984 में रघुवीर सहाय। अब बात कर लेंगे इनको किस कृति के मिला है? कृष्णा सोबती को जी को मिला है जिंदगी नामा। किसके लिए मिला है? जिंदगी नामा। याद रखेंगे, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती जी को इसके लिए, इस रचना के लिए मिला हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किसके लिए मिला हुआ है? खूंटियों पर टंगे लोग। किसके लिए मिला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को? खूंटियों पर टंगे लोग, 1983 में। बात करें 1984 में रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, सर्विस रघुवीर सहाय 1984 साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हंस नहीं है, आदित्य नहीं है, गवाक्ष नहीं है, भास्कर नहीं है। बात करें सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? हंस भी होता है सूर्य का पर्यायवाची, आदित्य भी होता है, भास्कर भी होता है, गवाक्ष, गवाक्ष नहीं होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची। गवाक्ष बात करें क्या होता है? गवाक्ष होता है खिड़की, गवाक्ष बोलते हैं खिड़की को।
बोल सकते हैं, कवाच बोलते हैं खिड़की को, झरोका को बोल सकते हैं, झरोका, जहाँ पे आप लोग देखते हैं खड़े होकर, झरोखा, बोलते नहीं थे पहले झरोका दर्शन, झरोका। तो गवाच किसको बोलते हैं, खिड़की, झरोका को बोलते हैं गवाच। और बात करें सूर्य के और कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, हंस भी हो गया, आदित्य भी हो गया, भास्कर भी हो गया। सूर्य को और बताइए इनके पर्यायवाची, अर्क, अर्क हो गया सूर्य का ये पर्यायवाची। दिनकर, सूर्य का ही पर्यायवाची हो गया, दिनकर हो गया। मार्तंड, सूर्य का पर्यायवाची हो गया मार्तंड। दिनमणि, दिन मणि, दिनमणि भी हो गया सूर्य का पर्यायवाची। अर्क, दिनकर, मार्तंड और दिनमणि। तड़नी, तड़नी, तड़नी एक हो गया। मरीचि, मरीचि भी हो गया सूर्य का पर्यायवाची। और कौन सा हो गया एक, अंशुमाली, ये इंपॉर्टेंट है, अंशुमाली काफी बार पूछा जा चुका है, ये अलग भी है, काफी लोगों को याद भी नहीं रहता है। तो देख लेते हैं, सूर्य के पर्यायवाची अर्क, दिनकर, मार्तंड, दिनमणि, अंशुमाली, तरणी और मरीचि। एक तरणी होता है जिसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, ये वाला तरणी, इसको बोलते हैं नौका, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है नौका। ये भिन्नात्मक शब्दों में पूछ लेता है, इस तरणी का अर्थ बताइए और इस तरणी का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका होता है सूट, और जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसमें होता है नौका। तो याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया इसमें, जहां पर उपमेय, जहाँ पे उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो, वाचक शब्द भी हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, एमक होता है, सलेश होता है, उपमा होता है या अनुप्रास होता है। तो अलंकार की बात कर लेते हैं, पहले दो भेद कौन से हो गए, अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थ और शब्द। बात करें अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं, अर्थालंकार में बात कर लेते हैं, अनु में आएगा उपमा, अर्थ में आएगा उपमा आएगा, रूपक आएगा, अर्थ अलंकार में रूपक आएगा, उत्प्रेक्षा आएगा इसी में। अर्थ अलंकार में कौन कौन से हो गए, उपमा हो गया, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा। यहाँ पे दे देगा, बताइए अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार नहीं आता, तो आपको दे देगा तीन, ये दे देगा, कोई एक और दे देगा। शब्द अलंकार की बात करें, इसमें कौन से आते हैं, इसमें हो गया एवं हो गया, श्लेष हो गया, अनुप्रास हो गया, ये इसमें आते हैं शब्द अलंकार में। शब्द अलंकार में सात आते हैं, ये मुख्य याद रखेंगे, एमक, सलेश और अनुप्रास। बात कर लेते हैं जहाँ पे चारों जहाँ पे उपलब्ध होते हैं वहां पे कौन सा होता है, उपमा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, संजना से सुंदर लड़की, सुंदर क्या, प्यारी ले लेते हैं, संजना से, संजना सी प्यारी लड़की। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें चारों चीजें उपलब्ध हैं, साधारण धर्म भी, वाचक शब्द भी, उपमेय भी, उपमान भी। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से उपलब्ध हैं। इसमें संजना, संजना क्या होगी, संजना होगी इसमें उपमेय, उपमेय। सी, सी क्या हो गया इसमें, सी हो गया वाचक शब्द, सी से सम, यहाँ पे ये हो गए वाचक शब्द, वाचक शब्द हो गया। संजना उपमेय हो गया, प्यारी लड़की, लड़की क्या होगी इसमें, लड़की होगी उपमान, संजना सी प्यारी लड़की, लड़की होगी उपमान। अब बात करते हैं इसमें प्यारी क्या हो जाएगा, देख लीजिए, प्यारी, संजना प्यारी और प्यारी लड़की, देख लीजिए ये क्या है, ये है साधारण धर्म, तो दोनों शब्दों को कनेक्ट कर रहा है, साधारण धर्म। संजना कैसी, प्यारी भी है और संजना एक लड़की भी है, प्यारी लड़की भी है। तो देखिए जहाँ पे चार उपलब्ध होते हैं वहाँ पे कौन सा होता है, उपमा। और इसमें जहाँ चार उपलब्ध होते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण उपमा। इसके दो भेद होते हैं, लुप्त उपमा और एक था पूर्ण उपमा। जहाँ पे तीन उपलब्ध हो, चार ना हो, उसको बोलते हैं लुप्त उपमा। जहाँ पे चार उपलब्ध है उसको बोलते हैं पूर्ण उपमा। और चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बात करें अनुप्रास अलंकार की, जहाँ पे एक ही शब्द आता है, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, रा रा बार आता है। एक ही शब्द आ रहा है बार बार, रा 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 रा। तो यहाँ पे हो गया, इसमें हो जाए अनुप्रास। बात करें सलेश, सलेश के एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, वहां पे होता है सलेश। एमक के दो शब्द में आएंगे, दो शब्द एक ही जैसे होंगे उसका अर्थ होगा अलग अलग, दो शब्द आएंगे एक जैसे उसका होगा अलग अलग अर्थ। चलिए देखते हैं, ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें क्लास को, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी की अति महत्वपूर्ण क्लास जो चल रही है आपको सुबह 10 बजे मिलती है रोजाना, ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना। जय हिंद, थैंक यू।